फीवर स्टोरीज। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। तुझ पे जावेदा हुए जो क्या वो दीवाने हुए, चूमते फंदे को हंसकर गर्दने ताने हुए। अप्रैल 1927 को इन सभी क्रांतिकारियों की फांसी का फैसला आया था। कुछ क्रांतिकारी साथी डिप्रेस थे और कुछ इन्हें आजाद कराने की फिराक में थे। मदन मोहन मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू जी, लाला जी, जवाहर, जिन्ना, सबने ही इनकी फांसी का नाकाम विरोध किया और आखिरकार 19 दिसंबर 1927 को ये चारों क्रांतिकारी मौत के रूबरू उसकी आंखों में आंखें डाले खड़े थे। कॉमरेड ठाकुर रोशन सिंह। जी जनाब। खामोश हो, डर लग रहा है क्या? डर की हत्या तो माँ के पेट में ही करके आए थे जनाब। तो ये फंदा अब तक तुम्हारे गले में क्यों नहीं है? रोशन सिंह ने तुरंत फंदे को चूमा और किसी टाई की तरह अपने हाथों से ही अपने गले में कस लिया। और तुम कॉमरेड राजेंद्र लहरी, जरा बताओ तो गले में ये रस्सी कैसी महसूस हो रही है? मौत से स्वयं वो रचाया है सरदार। खुशी के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सोच रहा हूँ कि मेरी ये दुल्हन क्या मुझे उतना ही प्यार कर पाएगी जितना कि मैंने इसे चाहा है। मेरा यकीन करो कॉमरेड, वो तुम पर जान न्योछावर कर देगी जैसे कि तुम कर रहे हो। तभी जल्लाद उनकी तरफ बढ़ा और फांसी के लिवर पर अपना हाथ जमा दिया। जान छुड़ा पाए जो हमसे दुश्मनों में दम नहीं, मर भी जाएंगे अकेले हमको कोई गम नहीं। जलजलों का खौफ कैसा, हम तेरी महफिल में हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बोलो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जेलर ने लाल रुमाल गिराया और जल्लाद ने लिवर खींच दिया। आसमान में बने सतरंगी इंद्रधनुष से मैं तिरंगा इन वीरों की कुर्बानी देख रहा था। फांसी के फंदे में झूलते ये तीनों ऐसे लग रहे थे जैसे कि सावन के महीने में बच्चे झूला झूलते हैं। ये तमाम हिंदुस्तानियों पर सितम था, पर सितम की अभी एक और इंतहा बाकी थी। उधर गोरखपुर जेल में मेरा एक और बच्चा, मेरा एक और शेर अशफाक अपनी शहादत कबूल करने जा रहा था। उन कमीनों ने उसके लिए बेइंतहा मजबूत रस्सी बनाई थी और कई ट्रायल किए थे। वो इतना ताकतवर था कि उन्हें डर था कि कहीं वो रस्सी अपने हाथों से ही न तोड़ डाले। सो उसके हाथ और पैर सब बांध दिए गए थे। उसने आखिरी बार जेलर की आंखों में घूर कर देखा। जेलर साहब, तुम्हारी रस्सी बस मेरे जिस्म को कत्ल कर पाएगी। मैं वतन की मिट्टी में खाक हो जाऊंगा, मगर याद रखना मैं आता रहूंगा, कभी बिस्मिल, कभी भगत, कभी आजाद बनकर। वे चारों दुनिया के लिए मर चुके थे, मगर मेरे रंगों में वो आज भी जिंदा हैं। समय बीता और बाकी क्रांतिकारियों के जख्म भी थोड़े भर गए थे। उस समय पंजाब में चल रहे अकाली आंदोलन और ननकाना साहब गोलीकांड ने लाहौर के सिखों को विचलित कर दिया था। अंग्रेजों ने इस गोलीकांड के विरोध में नाभा के महाराज को गद्दी से हटा दिया है भगत। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने लोगों के साथ मिलकर शोक मनाया। अब अंग्रेज हमारे जाती मामलों में भी दखल दे रहे हैं। वो अकाली मूवमेंट में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हैं? कमीने वाइसरॉय ने महाराज को गद्दी से हटाकर देहरादून में नजरबंद कर दिया है और इसके विरोध में सिखों का एक पूरा जत्था निकाला गया है। जय तो जाने वाला ये जत्था अब हमारे गांव बंगा से भी गुजरने वाला है। आने दो, हम उनका दिल से स्वागत करेंगे। जत्थे वालों के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे भगत। क्यों नहीं कर पाऊंगा बाबूजी? कौन रोकेगा मुझे मेरे ही लोगों की आओ भगत करने से? अंग्रेजी हुकूमत, अंतरिम मजिस्ट्रेट सरदार बहादुर दिलबाग सिंह ने फरमान जारी किया है, बेटा जत्थे वालों को एक बूंद पानी भी न पिलाया जाए। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाला कोई आत्महीन अफसर मुझे सत्य कर्म करने से नहीं रोक पाएगा। तू सीधे मजिस्ट्रेट से टक्कर लेगा? ये देख भगत, ये चिट्ठी आई है और उसमें सीधे सीधे तुझे भी चेतावनी दी गई है। तो मुझे चेतावनी स्वीकार है।
भगवती भाई, आप जत्थे वालों के स्वागत की तैयारी कीजिए। मैं जज साहब की चेतावनी को चुनौती देने की तैयारी करता हूं। जत्था गांव में आ चुका था और गांव के बाहर हथियारों से लैस लगभग 200 पुलिस वाले उसकी सीमा पर खड़े गांव में घुसने की तैयारी कर रहे थे। और दूसरी तरफ भगत अपने साथी और गांव के कुछ लड़कों के साथ हाथ में मशाल लिए हुए रात के अंधेरे में पुलिस की दिशा में बढ़ रहा था। जत्था गांव में आ चुका था और गांव के बाहर हथियारों से लैस लगभग 200 पुलिस वाले उसकी सीमा पर खड़े गांव में घुसने की तैयारी कर रहे थे। और दूसरी तरफ भगत अपने साथी और गांव के कुछ लड़कों के साथ हाथ में मशाल लिए हुए रात के अंधेरे में पुलिस की दिशा में बढ़ रहा था। भगत अपने लोगों के साथ पुलिस से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा उन्हें चेतावनी दे रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि जेफरी उसे सूंघता हुआ लायलपुर तक पहुंच चुका था और वो इस टीम को लीड कर रहा था। हम बंगावासी इस बात का प्रण लेकर आए हैं कि पुलिस को गांव में नहीं घुसने देंगे। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आप लोग जत्थे वालों को नहीं तो पनाह देंगे और न ही उनकी किसी भी तरह से कोई मदद करेंगे, वरना इसे सरकार की खिलाफत समझा जाएगा। अगर अपने बुजुर्गों, अपने लोगों की मदद करना अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ है, तो हम ये खिलाफत अपने सर लेते हैं। अंधेरे की वजह से सामने खड़ा जेफरी भगत को नहीं देख पा रहा था, मगर उसकी आवाज और तेवर से उसे शक हुआ और उसने सर्च लाइट का हुक्म दे डाला। सर्च लाइट! सामने खड़ी भीड़ सर्च लाइट की रोशनी से नहा गई थी। जेफरी ने भीड़ के ठीक सामने खड़े हुए भगत को पहचान ही लिया होता कि तभी भगवती भाई भगत के सामने आ खड़े हुए और उसे भीड़ के अंदर खींचते हुए ले गए। अकल खो बैठे हो तो खुद को पुलिस पर जाहिर करके जेल जाना चाहते हो। मरने का इरादा है क्या? अपने लोगों के काम ना आ सके वो जीवन निरर्थक है भगवती भाई। जाओ जाओ तुम यहाँ से, मैं पुलिस को संभालता हूँ। सुखदेव इसे लेकर जाओ, मैं आकर मिलता हूँ। क्या करने जा रहे थे तुम आज? बोलो भगत, खामोश क्यों हो? जवाब दो। वही जो सत्य था, जरूरी था। ऐसे जरूरी काम अभी हम नहीं कर सकते। छोटी चीजों के लिए बड़े मकसदों की आहुति नहीं दी जा सकती। जानता हूं, तभी मैंने पूरी तैयारी की थी। जत्थे वालों की आओ भगत में कोई कमी नहीं होगी। तुम्हारी इस जिद की वजह से जानते हो पुलिस की लाठियों से आज कितने सर फूटे हैं। चलो इसी बहाने कम से कम कुछ लोगों को तो हम वतनों के लिए खून बहाने का मौका मिला। हार गया मैं तुमसे। अब बताओ, लंगर अब कैसे पहुंचाओगे जत्थे तक? क्या प्लान है तुम्हारा? हंसता क्या है सुखदेव के बच्चे? आप प्लान पूछ रहे हैं भाई, और भगत अपने प्लान को अंजाम भी दे चुका है। क्या मतलब? पुलिस को गांव में घुसने से रोकने के लिए ही भगत कुछ गर्म खून लड़कों को भड़काकर वहां ले गया था, और वो जानता था ये सुनकर आप भी वहां पहुंचेंगे और भगत को वहां से निकाल देंगे। तो उसे क्या फायदा हुआ? 2 लाठियां तो उल्टे मुझ पर भी पड़ी हैं। फायदा ये हुआ भाई कि पुलिस गांव से बाहर उलझी रही और मैंने सुखदेव और गांव के कुछ लड़कों के साथ मिलकर लंगर खेतों में रखवा दिया, जहाँ से जत्थे वाले उस लंगर को उठाकर ले गए। खाना, पानी, दूध, दही, हलवा, किसी भी चीज की कमी जत्थे वालों के लिए नहीं की गई। जिसका वादा किया गया था, भगत ने जो वादा किया था उसे पूरा करके दिखाया। कुछ देर तक भगवती भाई उन दोनों के चेहरों की तरफ हैरत और गुस्से के मिले जुले भाव से देखते रहे। फिर अचानक वे तीनों ही एक साथ हंस पड़े। अगले दिन जब जत्थे वाले लंगर से लौट रहे थे तो जाते जाते यही गा रहे थे, लाज रख ली भक्त प्यारे ने, लाज रख ली। उनका ये गाना पुलिस के कानों तक भी पहुंच चुका था। तब जेफरी अंतरिम जज सरदार दिलबाग सिंह के सामने जा खड़ा हुआ, जो पहले से ही भगत से बेहद नाराज थे। उन्होंने तुरंत भगत की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। ये लड़का भगत सिंह ही है ना दलजीत सिंह? जज साहब भी जानते थे, पर तुम सब ने मुझसे छुपाया। वो वहीं रहा होगा मेरी आंखों के सामने। अजी मैनू की पता,
हुण जत्थे वाले भगत कह रहे या भगत सिंह? आज रात ही हम किशन सिंह के घर पर छापा मारेंगे और उनके उस चूजे को दबोच लेंगे। फोर्स तैयार करो। फोर्स लेकर जाएंगे तो वो सतर्क हो जाएगा और भाग सकता है। You're right। तो फिर करना क्या है? सिर्फ मैं और आप चलेंगे। मुझे भी तो से इंतकाम लेना है सर जी। उसके हत्था विच खुद हथखड़ी पावांगा ते दिल विच सुकून ही सुकून। I think you're right, Daljeet Singh। We must go alone। If he tries to run, I am going to shoot him down। ऐसा ना बागड़ बिल्ले, भगत तेरा कुत्ता बनाकर तुझे ही पीटे। जेफरी रात के अंधेरे में दिलजीत सिंह को लेकर बंगा जा पहुंचा। उसने गली में कदम रखा ही था कि अचानक 2 नकाबपोश पीछे से आए। एक ने दिलजीत सिंह की कनपटी पर पिस्टल टिका दी और दूसरे ने जेफरी को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि भगवती भाई और सुखदेव थे। भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।